अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। पाकिस्तान में लगने वाले इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट्स को लोकल थर कोयले पर शिफ्ट करने के प्रोसेस का आगाज हुआ है। फातिमा एनर्जी लिमिटेड ने अपना एक इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाला पावर प्लांट थर के कोयले पर शिफ्ट करने के लिए सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इस वक्त मुल्क में 4,500 मेगावाट से ज्यादा सलाहियत के इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन कोयला महंगा होने की वजह से वो अपनी सलाहियत से आधी बिजली भी पैदा नहीं कर पा रहे। इस बड़ी खबर को आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे किस तरह लोकल कोयला पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर्स बचा के देने का पोटेंशियल रखता है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, गुज़िश्ता मालियाती साल में पाकिस्तान ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद नया रिकॉर्ड कायम किया है। हमने एक साल में 1 लाख टन से जायद गोश्त और उसकी मसनूआत एक्सपोर्ट की है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं पहले कोट अद्दू के करीब वाक़ फातिमा एनर्जी लिमिटेड का 120 मेगावाट का पावर प्लांट जो बगास यानी गन्ने के फुजले पर चलता है, जिन दिनों में शुगर मिल चल रही होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और बाकी 8 महीने वो इंपोर्टेड कोयले पर चला करता था। अब इस कंपनी ने थर की सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है और फैसला किया है कि बकिया 8 महीने बजाय इंपोर्टेड कोयले पर चलने के ये लोकल थर के कोयले पर चलेगा और उसके लिए कोयला थर से मुहैया किया जाएगा। ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप है। इस वक्त हमारे पास इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले 4 बड़े पावर प्लांट्स हैं। 3 तो शहबाज शरीफ के दौर में लगे जो कि चाइना की मदद से डायरेक्टली लगाए गए, जो 3,960 मेगावाट के हैं, जिनमें से एक साहिवाल में और 2 कराची हैं, जबकि एक और कराची में प्राइवेट कंपनी लकी सीमेंट वालों ने लगाया था, लकी ग्रुप ने, वो 660 मेगावाट का। इन सबको मिला लें तो 4,620 मेगावाट के ये पावर प्लांट्स इंपोर्टेड कोयले पर चल रहे हैं। क्योंकि इंपोर्टेड कोयला महंगा है और दूसरा हमारे पास उसको खरीदने के लिए डॉलर्स की कमी है, तो इसलिए ये पावर प्लांट्स अपने टोटल कैपेसिटी का बमुश्किल 30-35% ही बिजली पैदा कर पाते हैं। यानी समझ लीजिए इनसे 60-65% बिजली हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कोयला खरीदने के पैसे नहीं है। पिछले साल कोयला बहुत महंगा था, $350-400 फी टन तक चला गया था। इस वक्त आलमी मार्केट में कोयला $130 फी टन है, लेकिन हमारे पास उसके पैसे भी नहीं है, हम पैसे बचा रहे हैं। इस वजह से भी पाकिस्तान में लोड शेडिंग है कि हम 21,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। हमारी जरूरत आजकल में भी 28-29,000 मेगावाट है, तो बाकी 7,000 मेगावाट या 8,000 मेगावाट की हम लोड शेडिंग करते हैं। अगर हमारे कोयले के पावर प्लांट ही चलते होते सिर्फ, तो इस मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो जाती, क्योंकि हमारे पास कोयले से चलने वाले 7,260 मेगावाट के पावर प्लांट हैं। उनमें सिर्फ 2,640 मेगावाट लोकल थर के कोयले पे हैं और बकिया इंपोर्टेड कोयले पे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर इस काम का आगाज हो ही गया है तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। क्यों? ये पहला प्राइवेट सेक्टर का छोटा पावर प्लांट है, उसके बाद एक लक्की का पावर प्लांट है, वो बना ही थर के कोयले के लिए था। हो सकता है अगले साल में वो प्रॉपरली थर के कोयले पर शिफ्ट हो जाए। फिर चाइनीज 3 बड़े 1,320 मेगावाट के पावर प्लांट्स, टोटल 3,960 मेगावाट के पावर प्लांट जब थर के कोयले शिफ्ट होंगे तो इनकी बिजली की पैदावारी लागत में 55 से 57% कमी आएगी। पिछले माह के ज्यादा शुमार आए हैं कि लोकल कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट्स की निस्बत 57% सस्ती बिजली पैदा करते हैं। यानी इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट ₹40.5 फी यूनिट की बिजली पैदा करते हैं, जबकि लोकल थर कोयले पर चलने पावर प्लांट ₹23 फी यूनिट बिजली पैदा करते हैं। तो ये जो ₹17.5 का फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा और किस तरह बढ़ सकता है, हम अपनी माइन को बड़ा करें। हमने थर ब्लॉक 2 के अंदर तो 2 एक्सपेंशन कर ली, अब उससे हम लोग सालाना 7.8 मिलियन टन कोयला हासिल कर रहे हैं।
इसकी थर्ड एक्सपेंशन चल रही है। उम्मीद है अगले साल के आखिर तक हम इस माइन से 11.2 मिलियन टन, समझ लीजिए 1.25 करोड़ टन कोयला हासिल करने लगेंगे। जैसे जैसे माइन बड़ी होगी, ज्यादा कोयला आएगा, तो हम उस कोयले को ना सिर्फ पावर प्लांट्स को दे सकेंगे, बल्कि हम सीमेंट, ग्लास, स्टील और टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी लोकल कोयला दे सकेंगे। उससे पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर्स की बचत मुमकिन है। इस वक्त थर का कोयला हमें 1 अरब डॉलर की बचत दे रहा है। जितनी बिजली हम लोकल थर के कोयले से पैदा कर रहे हैं, अगर इतनी बिजली हम इंपोर्टेड कोयले से पैदा करते तो हमें 1 अरब डॉलर का कोयला मंगवाना पड़ना था। 1 अरब डॉलर की बचत तो हो रही है, लेकिन इस माइन को एक्सपैंड करने की जरूरत है। इसके बाद जो थर कोल की फर्स्ट ब्लॉक की माइन है, उसको भी एक्सपेंशन की जरूरत है। उम्मीद है 2025 तक वो भी एक्सपैंड होगी, तो ये दोनों माइंस बढ़कर 23 मिलियन टन कोयला मुहैया कर पाएंगी। याद रहे, इस वक्त पाकिस्तान में लगे हुए इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स 20 मिलियन टन कोयला मांगते हैं, उनकी डिमांड इतनी है। हमारी टोटल प्रोडक्शन 15.5 मिलियन टन है। हमें ना सिर्फ इस प्रोडक्शन को डबल करना है, बल्कि उसको सस्ता भी करना है। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होगी। इस वक्त आलमी मार्केट में कोयला $130 का है, जबकि हमारी अपनी माइन से कोयला $37 फी टन है। 4 गुना का फर्क है लोकल थर कोयले में और इंपोर्टेड कोयले में। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर। गुज़श्ता मालियत साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हुई, लेकिन जिन चंद चीजों की एक्सपोर्ट्स बढ़ी उनमें एक गोश्त और उसकी मसनूआत भी है। हमने 1 लाख टन से ज्यादा गोश्त और उसकी मसनूआत एक्सपोर्ट की। ये पाकिस्तानी जो तारीख है उसमें एक नया रिकॉर्ड है। हमने कभी इतनी बड़ी मिकदार में, वॉल्यूम में गोश्त और उसकी मसनूआत एक्सपोर्ट नहीं की। इससे पैसे कितने कमाए? $427 मिलियन। अब यहां पर एक डिबेट है कि पाकिस्तान में गोश्त की प्राइस एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से बढ़ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। हम एक साल में 33.5 लाख टन गोश्त पैदा करते हैं। जो स्लॉटर होकर गोश्त बनता है हमारे यहां, वो 33.5 लाख टन है। उसमें से हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? 1 लाख टन, वो भी पिछले साल किया मैक्सिमम। तो ये कितना गोश्त बना? पाकिस्तानी पूरे साल में जितना गोश्त खाते हैं 365 दिनों में, उसमें से सिर्फ 10 दिन के बराबर हम लोग गोश्त एक्सपोर्ट कर पाते हैं। ये तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं हुई। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज ले जाएं तो ये बमुश्किल 3% बनता है। आप मुझे बताइए कि किस तरह किसी पैदावार का 3% एक्सपोर्ट करके आप मुल्क में कीमत बढ़ा सकते हैं? ऐसा हर केस नहीं है। हमारे यहां मसला यह है कि एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, जानवर पालने की कीमत बहुत ज्यादा होगी, लागत बहुत है। आप किसानों से पूछिए, अपने रिश्तेदारों से पूछिए जो मवेशी पालते हैं, जानवरों की एक तो परवरिश बहुत महंगी है, फिर हमारे यहां कसाई हजरात भी अपना कहीं ना कहीं हाथ जरूर डालते हैं। तो इन दो वजूहात की वजह से हमारे यहां गोश्त की प्राइसेस ज्यादा है। अगर हमने गोश्त की प्राइसेस कम करनी है तो हमें जानवरों की पैदाइश, उनकी परवरिश पर फोकस करना होगा, उनको अच्छी खुराक देनी होगी और मुल्क से ईरान, अफगानिस्तान जाने वाले जानवरों की स्मगलिंग को बंद करना होगा, क्योंकि जानवरों की एक अच्छी खासी तादाद ईरान और अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है और वो हुंडी वाले के जरिए सारा कारोबार होता है, उसका पाकिस्तान को ऐसा फायदा नहीं होता। अगर उस स्मगलिंग को रोक लें तो मुल्क में काफी हद तक गोश्त की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों? जो चीजें यहां से एक्सपोर्ट होती है लीगल चैनल से, उसकी कीमत लोकल मार्केट से कहीं ज्यादा होती है। जो गोश्त यहां से एक्सपोर्ट होता है वो लोकल मार्केट से कम 50% महंगा होता है, सस्ता नहीं होता। हाँ, जो अफगानिस्तान और ईरान जाता है वो लोकल मार्केट के रेट पर जाता है और इस वजह से मार्केट में शॉर्टेज होती है। और एक्सपोर्ट करने वाले स्लॉटर हाउसेस डिफरेंट हैं, उनको पालने वाले किसान डिफरेंट हैं। जो एक्सपोर्ट के लिए स्पेशली बछड़े पालते हैं या बकरे पालते हैं, वो सेटअप बहुत हद तक डिफरेंट है। आई होप मैं आपको बहुत चीजें समझा पाया होगा। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।